साथियों, सोनी लिव पर एक महारानी नाम की वेब सीरीज आई हुई है। उसका सीजन 4 आया हुआ है। महारानी वेब सीरीज में एक डायलॉग है जिसमें कहा जाता है कि बाबू ये बिहार है। जब जब लोगों को लगता है कि बिहार की राजनीति समझ गए हैं ना, तब तब बिहार उनको पटखनी देता है। बिल्कुल सही यहाँ पर साबित हुआ है। इतने वादे, इतना उथल पुथल, पूरे देश का फोकस इस बिहार के चुनाव पर था और बिहार के चुनाव का रिजल्ट आता है। एक बार फिर नीतीश बाबू सबको चौंका करके टॉप पर आ जाते हैं। एक बार फिर से एनडीए की गवर्नमेंट बनती है। एनडीए की गवर्नमेंट बनने के पीछे 10 बड़े कारण कौन से थे, उसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। महागठबंधन क्यों हारा, कहाँ हारा, इसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ में इस वीडियो के माध्यम से, चूंकि अब इंडिया की राजनीति पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, जहां पर ये देखा जा रहा था कि अगर नीतीश का इस बार करियर खत्म होता है तो क्या होगा, जेडीयू क्या खत्म हो जाएगा, या फिर आरजेडी का क्या अब होगा फ्यूचर। इन सब चीज़ों पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो में बने रहिए। तो साथियों, बिहार की विधानसभा का चुनाव हुआ और ये चुनाव 2 फेज में हुआ। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और अभी तक का, जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तब तक का अगर रुझान बताऊँ तो एनडीए गठबंधन जो है ये 200 से 202 सीट लेकर के आगे चल रही है। इसमें अभी 30 सीटों का नतीजा नहीं आया हुआ है। इन 30 सीटों का नतीजा जो है ये मतलब इसकी काउंटिंग चल रही है, इसमें आगे चल रहे हैं। महागठबंधन जो है ये 35 सीट पर टोटल सिमट गई। अब सोचिए, 75 सीट का नुकसान इस बार इसे हुआ है और वहीं एनडीए अलायंस को 77 सीट का इस बार बढ़त मिला है। जन सुराज, जिसको फ्यूचर ऑफ बिहार देखा जा रहा था शुरुआत में, इनकी एक भी सीटें नहीं आई, इनका खाता भी नहीं खुला है। अब ऐसे में सवाल ये आ रहे हैं कि काउंट किया जाए कि जन सुराज को वोट ज़्यादा मिला है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा की हुई हैं। बड़े बड़े मीडिया चैनल में बड़े आराम से इनको एक्सेस मिल जाता था, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करते थे। खैर, अदर की सीट में अगर देखा जाए, एक सीट का अभी नतीजा नहीं आया है। 5 सीट जो है अदर की आ चुकी हैं और पिछली बार 8 सीटें अदर की थी, इस बार 6 सीटें अदर में मानी जा रही हैं। बड़े बड़े नतीजे आए हैं, बड़े बड़े लोग हार गए हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े चेहरे जो थे वो सब अब बाहर होंगे विधानसभा से इस बार, क्योंकि विधानसभा में सीट नहीं मिली है उनको। तो देखिए, 2020 का अगर मैप देखें तो एनडीए अलायंस की और जो महागठबंधन का था उसमें कुछ इस प्रकार से हिस्सा दिख रहा था, मतलब महागठबंधन काफ़ी मजबूत था। इस बार महागठबंधन बिल्कुल ख़त्म सा लग रहा है। आप देख पाओगे यहाँ पर एनडीए की अपेक्षा महागठबंधन की क्या हाल है, क्या स्थिति है। जो ऑरेंज कलर में है वो एनडीए गठबंधन है, एनडीए अलायंस है, और उसके बाद फिर जो ग्रीन कलर में है ये महागठबंधन है। अब महागठबंधन हारा क्यों, इसके पीछे ना बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, इस बार एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल इस बार भी गलत हुए साबित, और गलत इस प्रकार से नहीं साबित हुए कि कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा हो गया। गलत इस प्रकार से साबित हुए कि जितना इन्होंने अनुमान बताए थे उससे भी ज़्यादा आ गया। आप देखोगे एग्जिट पोल के नतीजे जो आए थे, मैंने इस पर आपको वीडियो भी दी थी, उसमें सब ने देखिए 145 से 160, 147 से 67, 133 से 159, 33, 30, 135, 184, ऐसे ही आसपास में सब लोग बता रहे थे। 186, 143, 45, 152, 167, 137, 140 इतना बता रहे थे, और रिजल्ट कितना आया, 200 से ज़्यादा सीटें आ गई एनडीए की। मतलब आप देखो, इतने सारे 17 पोल मैंने आपको बताए थे, उनमें सिर्फ अगर एक को देखा जाए, पोल डायरी नाम का एक था, यही 184 से 209 के बीच में प्रिडिक्शन किया था और सबसे ऑथेंटिक इसी का माना जा रहा है। अब चाहे कह लो कि इसका तुक्का था या जो भी था, जैसे भी प्रकार का सर्वे था, इसका कुछ सटीक सर्वे निकला। बाकी सब की उम्मीदों से और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया एनडीए ने और बदतर प्रदर्शन किया महागठबंधन ने। यहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि तेजस्वी के लेड वाली ये महागठबंधन की जो पार्टी है वो इतना ज़्यादा खराब प्रदर्शन करेगी। एक्चुअली में देखो, तेजस्वी यादव जब तक अकेले चल रहे थे तब तक ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और काफ़ी अच्छा इनका मतलब कि क्रेज़ भी था युवाओं में, खास करके जॉब्स को लेकर के। पिछली बार जब ये थोड़े ही समय के लिए बने थे उप मुख्यमंत्री, तो इन्होंने लगभग 10 लाख लोगों को नौकरियां भी दी थी। बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट भी इसको किया गया युवाओं के द्वारा, युवाओं में अच्छा खासा क्रेज था। लेकिन जब से ये महागठबंधन में जुड़े और राहुल गांधी के साथ जुड़े, देखो अभी राहुल गांधी को ना मान लेना चाहिए। बहुत प्रयास किया आपने, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपको आप अब अदर को भी मौका देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में एक से एक दिग्गज नेता हैं अभी भी,
मतलब अगर आप अभी 5 साल पहले 7 साल पहले तक देखते अगर तो एनडीए कांग्रेस में बहुत बढ़िया बढ़िया नेता थे, लेकिन पिछले 5-7 सालों में सब छोड़ करके चले गए। क्यों? कारण यही है कि बार बार इनको लॉन्चिंग की जा रही है। बहुत लोगों को ये वीडियो में बुरा भी लगेगा, लेकिन लगे, अब सच्चाई है, देखो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बार बार इनकी लॉन्चिंग ही की जा रही है, ये बार बार नैया डुबो रहे हैं। जब तक ये तेजस्वी यादव के साथ नहीं जुड़े थे तब तक तेजस्वी यादव बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। जब ये जुड़े, अब सब इनकी दिक्कत क्या है, ये कोई एक मुद्दा उठाते हैं, 10 दिन लेकर के चलते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, खुद भाग जाते हैं विदेश। अभी भी चुनाव के दौरान ये लंदन में घूम रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर अब इंडिया में राजनीति नहीं चल रही है। अब आज के टाइम पर आपको पूरी तरीके से यहाँ समर्पण दिखाना होगा। ये चीज़ जब तेजस्वी यादव को समझ में आई तब तक लेट हो चुका था। लास्ट टाइम पर अगर आप देखोगे तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव जो हैं अपने साथ मंच भी नहीं साझा कर रहे थे। लास्ट टाइम पर वो अकेले ही जा कर के सभाएं कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, इनको नहीं लेकर चल रहे थे, क्योंकि उनको फीडबैक मिलने लगे थे कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस चाहती थी कि इसी महागठबंधन के सहारे बिहार में थोड़ा सा अपनी पकड़ मजबूत करने को, इसी बहाने वो कोशिश कर रही थी कि अब देखो कांग्रेस जो है ये वही कांग्रेस है जिससे ये जनता दल, जिसके खिलाफ लड़ करके जनता दल ही वहाँ पर सरकार एक बार बनाई थी इंदिरा गांधी के टाइम पर, और जनता दल से ही सब लोग टूटे थे। आप चाहे उत्तर प्रदेश में सपा देखो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे यहाँ पर ये जनता दल हो, इनका जेडीयू हो, आरजेडी हो, ये सब वहीं से टूटे हैं, जनता दल से ही। वहीं से अलग होकर के रामविलास पासवान की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, ये सब उसी टाइम पर नेता बने, उसी टाइम पर सब लोग अपनी अपनी पार्टियां बनाए थे। तो ये कांग्रेस के खिलाफ होकर के चले थे। तो अब कांग्रेस जो है ये पकड़ मजबूत कर रही थी यहाँ बिहार में, और उसी के चक्कर में ये कंफ्यूज थे कि अपना यहाँ पर मजबूती करें कि यहाँ पर महागठबंधन को जोड़ दें, और पड़ा उल्टा। यहीं बीच में जन सुराज, अभी इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है लुढ़के क्यों, इतना ज़्यादा मतलब माहौल बनाया गया था। और अब तो कुछ लोग को ये लग रहा है कि भाई बंदा ये वोट कटुआ के रूप में काम आया है, ये वोट काटने का काम किया है। लेकिन ये जहाँ जहाँ भी लड़े, ये तीसरे चौथे ऐसे पे ही रहे, इनको एक भी सीटें नहीं मिली, लेकिन फुटेज इनको खूब मिला था। तो अब ये भी तो मतलब सोच का विषय है कि जितना हाइप क्रिएट किया जाता है, एक तो सोशल मीडिया की ऑडियंस होती है। आपने देखा था ना लोकसभा चुनाव में भी सोशल मीडिया की ऑडियंस अलग ही लेवल का चल रहा है, खेल रहा है। जिसको वोट नहीं देना है वो आकर के मतलब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में आपने देखा था कि एक कोई करके इन्फ्लुएंसर था, टिकटॉकर था, उसके यहाँ 8 से 9 मिलियन सब्सक्राइबर थे, और जब वोटिंग हुआ उसको सीट मिला था। जब चुनाव हुआ तो पता लगा कि 67-68 वोट पाया था टोटल वो, है ना। तो ऐसा होता है कि ऑनलाइन जो है इन्फ्लुएंसर या ऑनलाइन जो सपोर्टर्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपके यहाँ के वो वोटर हों। तो आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, सिर्फ मीडिया में आकर बयानबाजी करने से नहीं चलेगा। इस बार प्रशांत किशोर हों या फिर एक और हैं कोई यादव करके हैं, इसमें ये लोग जो हैं चुनावी एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को बनाया है, किंग मेकर है, मतलब बहुत सारे लोगों के ये कैंपेनिंग वगैरह देखा करते थे। तो ये लोग जब खुद से उतरे हैं तो इन सब लोग फ्लॉप मार गए, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ पर जो है बिल्कुल अलग ही चलता है माहौल। खैर देखिए, काउंटिंग की बड़ी बड़ी बातों को हम लोग पहले देखेंगे, फिर हम लोग 10 बड़े कारणों को देखेंगे कि किस वजह से जीत हुई और क्या विनिंग फैक्टर रहे। पिछले चुनाव से 75 ज़्यादा सीटों का फायदा हुआ एनडीए को। जेडीयू को इस बार सबसे ज़्यादा बढ़त मिली है, 2020 से 40+ सीटों का फायदा हुआ है। लोजपा के खाते में, या लोक शक्ति जन पार्टी जो है ना, रामविलास वाली, चिराग पासवान वाली कह सकते हो, तो उसमें 19 सीटें मिली हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 28 सीटें मिली थी, उनमें से 19 सीटें ये जीत गए हैं, और इस बार समझो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है यही शो कर रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम पर डिप्टी सीएम का पद भी इनको देखने को मिल जाए, चिराग पासवान को। लालू यादव के बड़े बेटे हैं महुआ से जेजेडी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव, ये हार गए हैं, बड़े बेटे, और इसमें इन्होंने चुनाव तो नहीं जीता लेकिन दिल जरूर जीता है सबका, तेज प्रताप यादव। खैर ये हार गए सीट। दानापुर से बाहुबली और आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव हार गए हैं। आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ये हार गए। खेसारी लाल यादव, इनको तो अलग से समझना चाहिए। ये भाई साहब अभिनेता बहुत अच्छे हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस चुनाव में ना इन्होंने बहुत
गड़बड़ मतलब स्तर पर चले गए, या हो सकता है कि पहली पहली बार चुनाव था तो कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह गए थे। ये इनके ऐसे ऐसे बयान आने लगे थे कि भाई राम मंदिर क्यों बनवा दिए, वहाँ से मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ क्या, उससे किसको रोज़गार मिला। राम मंदिर के पास चले जाओ, पता लग जाएगा कितने को रोज़गार मिला है। दूसरी बात, अयोध्या की इकोनॉमी किस प्रकार से बूस्ट हुई वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये बयान में ये भी कहते पाए कि ब्रह्मा भी आ जाए तो हमको नहीं हरा सकते हैं। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। भाई साहब ये हार गए हैं अब। तो खैर ठीक है, चुनाव है, बढ़ के सब बोलते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ये बढ़कर के बोलने लगे थे और हार गए हैं फिलहाल। खेसारी लाल यादव अभिनेता अच्छे हैं, सिंगर अच्छे हैं, इसमें नो डाउट, काफ़ी अच्छा ये अपना काम करते हैं, लेकिन इस बार ये अच्छा साबित नहीं हो पाए नेता के रूप में। हाँ, काम करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, हो सकता है अगली बार सीट आ ही जाए। अलीनगर से भोजपुरी सिंगर भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर जीत गई हैं। सबसे युवा ये नेता बनकर उभरी हैं, सबसे युवा विधायक बनकर उभरी हैं। मैथिली ठाकुर मैथिली में संगीत गीत वगैरह गाती हैं। हालांकि इन पर भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही थी कि अपने गांव में शो करने का 5 लाख रुपए मांग रही थी, या सिंगिंग करने का जो भी है। फिलहाल कि जहाँ जिस गाँव से उठ करके गई हैं ये, और उसी गाँव में एक इनको इन्वाइट किया था कि आकर के संगीत वगैरह का कार्यक्रम कर दो, तो उसके लिए 5 लाख रुपए मांग रही थी शायद। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, तो ये सब चीज़ें काफ़ी बड़ी मुद्दा भी बनी थी। खैर ये जीत गई हैं, सीट अपना निकाल ली हैं। अब हम लोग बात करेंगे वो 10 मुद्दे, 10 फैक्टर क्या रहे जो कह सकते हैं ना टर्निंग पॉइंट, जो नीतीश कुमार को दोबारा से यहाँ पर ले आया। देखो नीतीश बाबू जो है ना 20 साल से यहाँ पर थे मुख्यमंत्री। बिहार में ये कहा जाता था कि भाई कोई भी जीत जाए, मुख्यमंत्री तो अपना चचा ही बनेगा। तो नीतीश चाचा जो है ये मुख्यमंत्री बन जाते थे, तिकड़म सेट कर लेते थे, भाई इंजीनियर हैं और कहीं ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते थे और सबसे अपना समीकरण बैठा कर रखते थे। यही वजह से इनको पलटू राम भी कहा जाता था। खैर लोकसभा में इस बार ये एनडीए में एक प्रमुख भूमिका निभाते नजर आए, जिस वजह से बीजेपी लेड एनडीए इस बार सत्ता में बन पाई। अगर नीतीश कुमार ना होते तो शायद दिक्कत होती, पीएम मोदी शायद पीएम ना होते इस बार, क्योंकि इस बार उतना बीजेपी को सीट नहीं मिली थी। बीजेपी अकेले दम पर इस बार बहुमत में नहीं थी। नीतीश कुमार वहाँ पर सपोर्ट दिखाए थे, तो उसका बदला, मतलब उसके बदले में कहें कि उसका उपहार कहते हैं, बीजेपी ने इनको खूब दिया। कैसे? सबसे पहले तो एनडीए गवर्नमेंट का जो बजट आ रहा था, आप वहीं से देखिए, 2 बार का बजट आया, दोनों बार के बजट में बिहार के लिए खूब भर भर करके योजनाएं आई। मैं तो कवर कराता रहता हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को वीडियो भी बना करके देता रहता हूँ। तो हमने इस सबको कवर किया है, आपको बताया है कि बिहार को भर भर के योजनाएं, भर भर के इनके लिए पैसे आए बजट में। तो काम तो वहीं से शुरू हो गया था। इसके बाद बिहार में इन लोगों ने टारगेट किया महिला वोटर को। अब देखो बिहार में स्थिति क्या है कि बिहार में बहुत सारे लोग जो युवा हैं खास करके, ये सब जो है ना, ये पलायन करके जा करके कहीं और पर कमाते वमाते हैं। उसके बाद फिर वो महाराष्ट्र हुआ या देश भर के अलग अलग राज्यों में, गुजरात हुआ या अन्य राज्यों में नौकरी पेशा करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर घर पर, या घर पर पैसे वगैरह भेजते हैं। लेकिन घर पर यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा रहती हैं। अब छठ पूजा तो था, छठ पूजा, दिवाली था, उसके बाद वोटिंग था, तो बहुत सारे लोग रुके भी, ऐसा नहीं कि नहीं रुके थे, रुके, लेकिन बहुत सारे लोग चले गए दोबारा काम पर, क्योंकि फिर भी 5-7 दिन का गैप मिल गया था, गैप था वोटिंग का। और जिनका दूसरे फेज में इलेक्शन था, तो दूसरे फेज तक तो कोई नहीं रुकता। आप समझो कि 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर आप 10-11 दिन अगर यहाँ पर रुकोगे, तो जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं वो दिवाली के पहले आए हुए हैं, तो लगभग 1 महीने तक का अंतर वो नहीं रख सकते ना, नहीं तो जॉब चली जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोग वापस चले गए, तो बची कौन? महिलाएं। अब महिलाओं को अगर साथ लिए तो महिलाएं जो हैं, जो घर पर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करेंगी। हुआ भी इस बार ऐसा। इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लिया और 71% वोटिंग महिलाओं के द्वारा की गई। बिहार में टोटल वोटर जो हैं 7.45 करोड़ हैं, महिला वोटर इसमें 3.51 करोड़ हैं, आधा लगभग में, और पुरुष वोटर 3.93 करोड़ है। लेकिन इस पुरुष वोटर में मैक्सिमम लोग जो है ना, वो जॉब वगैरह, नौकरी पेशा वगैरह करने के लिए बाहर रहते हैं। बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे जो युवा स्टूडेंट्स हैं, ये लोग तैयारी करने के लिए अपना रहते हैं बाहर। अब इसी बीच एग्जाम्स हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई 1-1 महीने तक गांव में थोड़ी ना रुकेगा, है ना। तो वो लोग वापस चले आते हैं। कोई दिल्ली में तैयारी कर रहा है, कोई कानपुर में, कोई इलाहाबाद में, कोई पटना में, कोई अदर जगह। बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप बिहार में ही समझो, बिहार में एक ज़िले में रह रहे हैं किसी कोने में, और पटना में आकर तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी वोटिंग करने के लिए अपने गाँव नहीं जाते हैं,
हम लोग खुद तैयारी कर चुके हैं, तैयारी के टाइम हम लोग भी नहीं जाते थे, है ना, कि वोटिंग की क्या मतलब है भाई, कहाँ जाएं वोटिंग करने। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं जो तैयारी में लीन होते हैं, ठीक है। 2016-17 के टाइम हम लोग भी ऐसे ही किया करते थे। तो खैर, तो बिहार में कुल 7.4 वोटर हैं। महिलाओं को का इस बार काफ़ी अहम रोल रहा, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा सरकार ने टारगेट करके 1.21 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए। और ये डिस्ट्रीब्यूटन बिल्कुल आप समझो चुनाव की घोषणा के पहले हुआ। मतलब समझो जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आचार संहिता होता है, चुनाव की घोषणा से जब हो जाती है तो उसके बाद कोई नई योजना या कोई नया स्कीम वगैरह नहीं आ सकता है सरकार के द्वारा। लेकिन चुनाव की घोषणा होने से जस्ट पहले अगर खातों में 10-10 हज़ार रुपये आ जाए तो क्या ही बात है ना। और बिहार में तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये। बिहार में अभी भी बहुत सारे मतलब गरीबी है और बहुत सारी बेरोजगारी है, तो ऐसे में 10-10 हज़ार अकाउंट में आ जाना काफ़ी बड़ा फैक्टर साबित हुआ। बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ ये चीज़। और 10 हज़ार आने की वजह से आप समझो कि ऑन एन एवरेज माना जाए, अगर एक घर में 3 लोग रहते हैं, उनमें एक महिला रहती है, तो एक महिला को अगर 10 हज़ार मिल गया तो फिर जो है वो तीनों वोट समझो लगभग में मैक्सिमम केस में वो तीनों वोट इधर ही आ जाता है। तो ऐसा ऐसा करके नीतीश बाबूजी ले गए इनको। तो खैर, इसके बाद जीविका दीदी योजना 2006 में शुरू की गई थी, और ये विश्व बैंक की मदद से शुरू की गई थी। ये स्वयं सहायता समूह वाली योजना है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप वाली, जिसमें कुछ महिलाओं की एक टोली बनती है और फिर वो आपस में लोन वगैरह करने का काम करते हैं। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कैसे काम करता है। आपस में जिनको ज़रूरत होती है वो लोन उठाती हैं, और उनको नो इंटरेस्ट पर या कहीं बहुत ही सीमित मात्रा में इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। वो अपना छोटा मोटा रोजगार जो भी करना होता है, खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प वगैरह करती हैं। तो जीविका दीदी योजना को भी बढ़ावा मिला केंद्र सरकार के द्वारा भी। 2 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहकारी संघ बना जो महिलाओं को बैंक की तरह कम ब्याज पर कर्ज देना शुरू किया। तो जो जीविका दीदी थी उनको आराम से और कर्ज मिलना, लोन मिलना शुरू हो गया। इसके बाद इन्होंने शहरी जो क्षेत्र हैं उनको साधा, शहरी नागरिकों को उनके लिए 300 यूनिट तक का बिजली फ्री कर दिया। अब अगर आज के टाइम पर आप भी अगर शहर में रहते होंगे तो आप जानते होंगे 300 यूनिट बहुत ज़्यादा होता है। महीने में अगर 300 यूनिट फ्री कर दिया जा रहा है तो आप समझो कि उसमें लगभग 80% शहरी जो हैं वो कवर हो जाते हैं, कि उनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। 300 यूनिट में आप एसी वगैरह सब चलाओ तभी भी 300 यूनिट आपका नहीं पहुंचेगा। मतलब जब आपको ये भी पता हो कि 300 यूनिट तक फ्री है तो आप थोड़ा सा लिमिटेड भी करके चलाओगे, क्योंकि उससे अंदर में आ जाओ। तो ये करने से 47 लाख शहरी को उन्होंने टारगेट किया। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.2 करोड़ को उन्होंने टारगेट किया। बिजली मुफ्त हो गई, बिजली का बिल नहीं देना है, पानी तो फ्री है ही, और उसके बाद फिर इधर इनका, तो इस वजह से ये भी बड़ा फैक्टर साबित हुआ। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, ये सब में तो सब विपक्षी जो थे वो भी खुल करके यहाँ पर तारीफें कर रहे थे कि चलो रोड बनवाए हो अच्छी बात है, क्योंकि वो दिख रहा है सबको, रोड बनवाए हो अच्छी बात है। सब लोग ये कह रहे थे कि रोड बनवाए हो, लेकिन रोजगार का क्या, है ना। तो लेकिन रोड तो अच्छा बना हुआ वो तो सबको दिख रहा है, और जो चीज़ें दिखती है वो बिकती है। तो इस वजह से, और एयरपोर्ट का भी पूर्णिया में उद्घाटन हुआ था लास्ट टाइम पर, तो इस वजह से ये भी काफ़ी इम्पैक्ट डाला था। हाँ, ये मुद्दा बिल्कुल इग्नोरेबल नहीं है कि रोज़गार वहाँ पर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, रोज़गार वहाँ पर नहीं है। तेजस्वी यादव ने खूब प्रयास भी किया, लेकिन होता क्या है कि आप जो है एक उम्मीद दो, ऐसा उम्मीद दो जो लोगों को सच लगे, तब तो ठीक है। लेकिन कोई अगर अनएक्सपेक्टेड उम्मीद दे दो जो लोगों को अनप्रैक्टिकल लगने लगे, तब फिर उसमें फिर लोगों को लगता है अरे यार झूठ बोल रहा है। इन्होंने, तेजस्वी यादव ने ये वादा किया कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। अब हर घर में सरकारी नौकरी देंगे मतलब कि लगभग 3 करोड़ को उनको सरकारी नौकरी देनी पड़ती। अब 3 करोड़ का अगर अंदाजा कैलकुलेशन लगाया जाए, इस बात को विपक्ष ने, मतलब कि सत्ता पक्ष ने उठाया भी खूब बढ़िया से, मुद्दे लेकर के इनको प्रचार भी किया कि कहाँ से दे दोगे भाई, 12 लाख करोड़ का लगभग में इसका बजट आएगा। तुम्हारे बिहार का बजट जो है वो है 3 लाख करोड़ के आसपास में। जब 3 से 4 लाख करोड़ के आसपास में तुम्हारे बिहार का टोटल बजट है, तो उसमें आप नौकरियों की सैलरी 12 लाख करोड़ कहाँ से दोगे, इसके बाद बाकी कामों पर कैसे खर्च करोगे। मतलब पेंशन भी देना है, या फिर बाकी जो विकास का काम करना है, नई योजनाएं लानी है, वेलफेयर स्कीम्स लाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने हैं, इन सब का पैसा खर्च कहाँ से लाओगे। और 12 लाख करोड़ पहले नंबर तो अपने बजट से ही, ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी अनाउंस कर दो, जो बजट आता है वो बजट के अंतर्गत आपको योजनाओं को, स्कीम को अनाउंस करना होता है।
हाँ, अगर केंद्र सरकार मदद कर देती तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अगर जेडीयू रहता तो केंद्र सरकार मदद करती नहीं, है ना। कई कई बार में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, जब अंतर रहता है दोनों सरकारों में तो फिर मतभेद रहते हैं। इसके बाद देखिए ओंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज जो है ये भी काफ़ी सुर्खियां बटोरता था। ये एशिया का दूसरा सबसे चौड़ा मल्टी स्पैन एक्स्ट्रा डोज केबल स्टैंड रिवर ब्रिज था। 6 लेन का ये ब्रिज था और इसने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुर्खियां बटोरी। इसके बाद जानकी मंदिर। जानकी मंदिर जो है इसका अभी भूमि पूजन किया गया 8 अगस्त 2025 को। 2028 तक बन रहा है। इधर राम मंदिर बना था, इधर जानकी मंदिर। तो जो हिंदुत्व वोट है उसको भी कलेक्ट करने में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाया। और चूंकि इनके वादे पर भरोसा भी रहा, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है उधर तो, और जानकी मंदिर में कोई विवाद भी नहीं है, तो फिर लोगों को लगा कि ये भी बन ही जाएगा। तो इसको लेकर के हिंदू वोट को इन्होंने टारगेट किया। इसके अलावा जो वृद्धजन थे उनका लास्ट टाइम पर जो उनको वृद्धा पेंशन मिलती थी वो बढ़ाना, बुजुर्गों को विधवा पेंशन जो मिलती थी लास्ट टाइम पर वो भी बढ़ाया गया। करंट अफेयर में मैं आपको डेली ये बताया करता था कि लास्ट टाइम पर कैसे 1100 बढ़ा दिया गया, 500 को 1000 कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें जो महिलाओं को मिलती थी वो बढ़ा दी गई, प्रति मंथ वाला। तो बहुत सारी चीज़ें लास्ट टाइम पर बढ़ाई गई। तो इसको लेकर के नीतीश कुमार ने क्या टारगेट किया कि एक एक व्यक्ति पर, एक एक पर्सन पर जो चीज़ें जा रही हैं वो दिखे। मतलब उन्होंने हवा हवाई या सोशल मीडिया पर नहीं बनाया, उन्होंने जो एक एक लोगों को टारगेट किया लिख करके पेपर पर कि भाई चलो ये महिला है, अब महिला वोटर को साधना है तो इनके लिए हम ये वाला योजना लागू कर देते हैं। अब उस महिला के पास अकाउंट में अगर पहुंचता है तब वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी। लेकिन यहाँ पर केवल वादा था, और होता भी है, जो भाई जो गवर्नमेंट में नहीं है वो केवल वादे ही कर सकता है, जो गवर्नमेंट में है वो वादों के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी कर सकता है योजना भी, क्योंकि उसके पास सत्ता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा फैक्टर निकल करके आया कि इन्होंने पोजिशनिंग की ऐसे ऐसे कि लोगों को इम्पैक्ट, बदलाव या कहे कि उनको उसका लाभ मिलता हुआ नजर आए और मिले भी। लेकिन यहाँ पर महागठबंधन जो था वादे तो किया, लेकिन उसमें वादों में कुछ ऐसे वादे थे जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे और अनप्रैक्टिकल थे। इसकी वजह से, अनप्रैक्टिकल होने की वजह से बाकी जो वादे थे वो भी दब करके रह गए। जैसे इनका सबसे ज़्यादा तो डेंट पहुंचाया ये जो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी वाला, सबसे ज़्यादा डेंट इसी ने ही पहुंचाया। क्योंकि एक बार इन्होंने घोषणा की हर परिवार के सरकारी नौकरी को वो भी 20 महीने में देंगे, तो इस पर जो सत्ता पक्ष है या बीजेपी या जेडीयू वगैरह, ये लोग अच्छे से इस मुद्दे को उठा ले गए कि भाई ये अनप्रैक्टिकल है और ये केवल हवा हवाई कर रहे हैं, केवल चुनावी वादे कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे बहुत पहले एक मैसेज नहीं वायरल होता था कि हम एक एक हेलीकॉप्टर सबको दे देंगे, एक एक ये कर देंगे, एक एक वो कर देंगे, बंगला दे देंगे सबको, तो ऐसी टाइप का लगा लोगों को, अनप्रैक्टिकल। इसके अलावा कांग्रेस नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस ने खूब दंड पहुंचाया है। तेजस्वी यादव अगर अकेले अपने दम पर लड़ते तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इनको अच्छा रिस्पांस मिलता। इसके अलावा एक मुकेश साहनी वाली पार्टी थी, मुकेश साहनी को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुकेश साहनी ऐसा ले डूबे, ये डिप्टी सीएम की मांग कर गए कि डिप्टी सीएम हमको कंफर्म करो तभी हम आएंगे महागठबंधन में। 0 सीट मिली है उनको, है ना। तो मुकेश साहनी जो है ये भी ले डूबे। तो ये एक प्रकार से दिखा रहे थे, मतलब इससे इम्पैक्ट ये पड़ रहा था कि महागठबंधन में फूट कैसे चल रही है, एकत्र नहीं है। तो एकजुट ना होने के बाद भी जो ऐसे वोटर्स जो, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे एक होते हैं टाइप का कि कोर वोटर है वो उनको तो जाना ही वहीं, एक होते हैं कि इनके कोर वोटर है इनको भी नहीं जाना है। कुछ ऐसे मैक्सिमम वोटर होते हैं जिनको डिसाइड करना होता है कि इनको दें, ये सही पढ़ेंगे, या इनको दें या ये सही पढ़ेंगे। लेकिन जब उनको ये लगता है कि भाई इसमें फूट है या ये स्टेबल नहीं है या फिर इनके वादे पर कोई भरोसा नहीं लग रहा है, तो फिर वो छिटक जाते हैं, दूसरी साइड चले जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ, बहुत सारे वोटर जो है वो छिटक करके इधर आ गए। तो इस वजह से यहाँ पर सीटें बढ़ करके 200 पार हो गई, मतलब जितना एग्जिट पोल का अनुमान आया था उससे भी बढ़ करके। अब मैं आज चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं, आपका क्या इस पर अनुभव है, आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक बार फिर से, इस पर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, सच्चाई है, जो वही चीज़ें हैं वो भी चीज़ें आई हैं। इसमें हो सकता है किसी बात पर किसी को बुरा लगा हो, कोई किसी दल का समर्थक हो, तो आपका भी जो कमेंट है, प्रतिक्रिया है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, सही लहजे में। लेकिन आपकी क्या राय है, आप लोग, मैं जानना चाहूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर रहे जो एनडीए यहाँ पर अपना दोबारा सत्ता बनाने में कामयाब हो पाई है। बाकी अब इसमें आगे क्या अपडेट आता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन उप मुख्यमंत्री बनता है, इस पर मैं अलग से सेशन लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।